हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसके लिए हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपके सामने दो वर्ड दिख रहे हैं इस चैप्टर में, चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रतिनिधि। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मतलब क्या है। भाई चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो चैप्टर के बारे में तो पता होना चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो चुनाव का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आपको पता है हमारे देश के अंदर क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता जिस विधि के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे हम चुनाव कहते हैं या निर्वाचन कहते हैं। ठीक है ना, चुनाव का मतलब निर्वाचन ही होता है। अब यहाँ पर फिर से दो वर्ड आ गए, विधि और प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब तो जान लेंगे हम, तो उससे पहले यहाँ पर विधि का मतलब जानते हैं। तो विधि वो होती है जिसके द्वारा हम किसी अपने व्यक्ति या प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में हम दो विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर हम एक प्रणाली को अपनाते हैं, जो इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो दो प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक सर्वाधिक वोट जीत की प्रणाली, जिसको भारत में अपनाया गया है। दूसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, जिसको भारत में नहीं अपनाया गया है। आया समझ? तो ये दो प्रणाली है, भारत में सर्वाधिक वोट जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। तो आप समझिए, यहाँ पर समझें यहाँ पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जिस विधि के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे हम चुनाव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिनिधि का मतलब क्या है तो उसके हम बात कर लेते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार यानी संसद में भेजती है, विधानसभा, संसद हमारी केंद्रीय स्तर पर होगी, विधानसभा हमारी राज्य स्तर पर होगी। ठीक है ना, इनके बारे में भी आप विधायिका वाले चैप्टर में पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि क्या देते हैं। आया समझ? प्रतिनिधि का मतलब समझ आया। मान लो मेरे सामने कोई ए व्यक्ति है, वो चुनाव में लड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रतिनिधि, इसको हम चुन रहे हैं और सरकार में भेज रहे हैं, यानी कि संसद या विधानसभा में हम उसको भेज रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिनिधि हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, चुनाव और लोकतंत्र। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास है आपके लिए दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या बगैर चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या बगैर लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी टॉपिक में मिल जाएंगे। जब तक इसका आंसर क्या हो सकता है पता, तो अभी इसी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है ना, कोई आलसपना नहीं चलेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस टॉपिक के एंड तक मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या याद दिलाता है, तो आपको एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है, कि चुनाव की जरूरत को दर्शाता है। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि आप बगैर चुनाव के लोकतंत्र कायम है, बना रह सकता। और इसके बाद चलिए यहाँ पर हम दो टर्म की बात करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के निर्णयों और सरकार चलाने में सीधा हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, यानी कि जो सरकार चलाने में डायरेक्ट हिस्सेदारी करना, कार्यवाही में भाग लेना। ठीक है, जो रोजमर्रा के फैसले, जो निर्णय हैं उसमें सीधा भाग लेना। अब इसमें होगा कैसे भाई, कैसे पॉसिबल है। डायरेक्ट मतलब यानी कि एक जगह पर एकत्रित होकर जो भी हमारे रोजमर्रा के फैसले हैं उनमें हमारा जो भी हमारी राय है वो सब देना, सरकार की जो भी कार्यवाही है उसमें हमें क्या करना, अपना सहयोग देना। ठीक है, अपनी बात रखना। आया समझ? तो आप समझ सकते हो, पुराने टाइम में ऐसे जी पंचायत का उदाहरण आप ले सकते हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है कि व्यक्ति कोई इसको प्रॉब्लम है तो वो हाथ खड़ा करके उसका सॉल्यूशन के लिए जो चाहिए उसको बोलता था, वो बात अपनी रखता था। ठीक है ना, तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं प्राचीन योनी नगर की, जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या होती थी, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता था। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं आज वर्तमान समय की बात करूं तो क्या यहाँ पर जनसंख्या कम है, ज़्यादा है? तो आपका आंसर क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा है। अगर कम बोल रहे हो तो भाई आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। ठीक है ना, अगर आज की मैं बात करूँ, चाहे मैं भारत की बात करूँ या किसी अन्य देश की बात करूँ, तो जनसंख्या लाखों करोड़ों में है। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप मुझे खुद बताओ कि वहाँ बंदे या व्यक्ति एक जगह पर खड़े होकर फैसला ले सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। कौन किसी का हाथ खड़ा जो बंदा कर रहा है वही हाथ नहीं देखेगा उसका इतनी भीड़ में। अगर ऐसा पॉसिबल हम करना चाहें, एक जगह पर एकत्रित भी करें, तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। आज के टाइम अगर मैं बात करूँ, जितने भी देश हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या लाखों करोड़ों में है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जा ही नहीं सकता। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि एक जगह पर एकत्रित होकर अपने जो भी फैसले हैं सरकारी कार्रवाई में डायरेक्ट अपना हाथ खड़ा करके एकत्रित होकर एक जगह पर फैसला सुनाना, जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो बोलना। ठीक है,
लेकिन आज की अगर मैं टाइम बात करूँ आज की, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। ठीक है, जितने भी ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, तो यही क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकारी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। इतनी सारी जनसंख्या एक जगह पर खड़े होकर कैसे ही सरकारी कार्यवाही में भाग ले सकती है। तो इसलिए वो क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर और सरकार में भेज देती है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसलिए क्या करती हैं, जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को सरकार में भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। मतलब कि जो व्यक्ति प्रतिनिधि उस क्षेत्र से गया है सरकार में, ठीक है, यानी संसद विधानसभा में, तो जिस क्षेत्र से वो गए वहाँ पर जिस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वो उनके लिए उनके बिहाफ पर वहाँ पर गए, यानी कि उनकी आप कह सकते हो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं तो उनकी आवाज़ वो वहाँ पर बोलेगा। ठीक है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो जानता है, ठीक है ना, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो प्रतिनिधि चुनकर गया है, ठीक है ना, आया समझ, तो उनकी तरफ से क्या वो बोलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों का मतलब। तो आप अच्छे से कह सकते हो कि आज अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है ना, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आया समझ। तो फिर हम रिवर्स मारते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि क्या बगैर चुनाव के लोकतंत्र बना रह सकता है। उससे पहले आपको यही पता होना चाहिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र लोकतंत्र। अब मुझे ये बताओ भाई कि बिना चुनाव के लोकतंत्र कैसे रह मतलब कायम रह सकता है। भाई जब व्यक्ति खुद ही जो एक व्यक्ति है वो खुद चुनेगा ही नहीं अपने प्रतिनिधि को, किसी व्यक्ति को अपने उम्मीदवार के रूप में जो भी है, तो फिर क्या हम उसको लोकतंत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर हम डायरेक्ट हमको आंसर मिल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का कि बिना चुनाव के लोकतंत्र भाई कायम है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब भी होता है कि लोगों द्वारा बनाई गई सरकार। ठीक है ना, ऐसा समझ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो अच्छे से, हमारे को पहले क्वेश्चन से यहाँ पर अच्छे से मिल चुका है। हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, याद करा देता हूँ अगर भूल गए हो तो। क्या बगैर लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? क्या भाई हो सकता है क्या? चलो इसकी बात भी कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, ये हमें क्या बताता है कि तमाम चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन देखो यही कह रहा है ना कि बगैर लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं, यानी कि हम ये समझ सकते डायरेक्ट कि तमाम चुनाव जो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है कि जो अनेक गैर लोकतांत्रिक देश है ना, जहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी चुनाव तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन असल में क्या होता है, जो गैर लोकतांत्रिक शासक है वो खुद को लोकतांत्रिक सिद्ध करने के लिए क्या रहते हैं, आगे रहते हैं। ठीक है, देश गैर लोकतांत्रिक के चुनाव भी वहाँ पर होते हैं और वहाँ के जो शासक है वो क्या करते हैं, जो गैर लोकतांत्रिक शासक है वो जो लोकतांत्रिक रूप से चुने नहीं गए हैं, ठीक है ना, तो खुद को लोकतांत्रिक सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, वो आगे रहते हैं कि भाई हम क्या लोकतांत्रिक रूप से हमें लोगों द्वारा चुना गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पर होता है क्या, वहाँ पर चुनाव होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर चुनाव को भी ऐसे तरीके से कराया जाता है कि उनके शासकों को जोखिम नहीं होता, मतलब कि वो दूसरा बंदा आ ही नहीं पाता उनकी जगह पर। ठीक है ना, वही व्यक्ति जो शासन कर रहा है वही टिका रहता है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से वो चुनाव कराते हैं और किसी उनको जोखिम नहीं होता उनके शासन को। ठीक है, ऐसा गैर लोकतांत्रिक देशों में होता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी कुछ अलग बात भी कर लेते हैं जो इसी टॉपिक में हमको पढ़नी भी है। तो संविधान की एक अहम भूमिका होती है चुनावों को लेकर। ठीक है ना, तो एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ नियम बनाता है। ठीक है, मूलभूत नियम बनाता है, वो जरूरी नियम बनाता है। ठीक है, और इस विषय में विस्तृत नियम कानून बनाने का जो काम है वो विधायिका पर छोड़ देता है। तो हमारा संविधान है वो जितने भी विस्तृत नियम कानून हैं जो हमें चुनाव पर बनाने हैं, ठीक है, अगर कुछ चेंजेस भी करने हैं तो किस पर छोड़ दिया, विधायिका पर छोड़ दिया। विधायिका यानी कि संसद, इसके बारे में भी आप 5th चैप्टर में पढ़ने वाले अपने विधायिका वाले में। तो पेशेंस को फटाफट चैप्टर करेंगे, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हम करने वाले हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है, सारी वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है ना, तो अब जो हमारे संविधान है क्या बताता है हमें। ठीक है, तो ये मूलभूत नियम कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसके मैं बात कर रहा हूँ, संविधान हमें बनाता है। ठीक है ना, संविधान के अंदर बताए गए हैं। पहला कि कौन मत देने के लिए काबिल है, सक्षम है। सेकंड क्वेश्चन कि कौन चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, और कौन चुनाव की देखभाल करेगा। मतदाता अपने प्रतिनिधि को किस प्रकार चुनेंगे। हम जो विधि की बात करिए तो वो किस प्रकार से विधि के प्रकार ही इसी के हिसाब से चुनेंगे। ठीक है ना, तो हम सिस्टमेटिकली चैप्टर को क्लोज करते जाएंगे, एक पेज को हम पलटते जाएंगे। ठीक है,
और मदद अपने प्रतिनिधि किस प्रकार चुनेंगे में हो गया ये तो, और मतगणना किस प्रकार होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ठीक है ना, इसकी बात भी हम करेंगे आगे। तो ये क्या भाई कुछ मूलभूत नियम है जो कि संविधान हमें बताता है कि सब कैसे होगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। कैसा लगा मुझे बताओ। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, ठीक है इसका। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, ठीक है ना, वहाँ मेरे से कुछ पूछ सकते हो। और अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए तो क्या क्या करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम की, तो वहाँ पर आकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा, ठीक है ना, हाँ कर दूँगा। तो चलिए, अगर एक बार और कह देता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।